हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। आपके साथ लेकर आए हैं यहाँ पर सोशल साइंस के टॉप 100 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी एक्सपेक्टेड और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप जो है इस पूरी सीरीज़ को, इस पूरी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखेंगे और बाद में कमेंट में आप अपने स्कोर भी शेयर करेंगे ताकि पता चल सके आपको कि आपकी प्रिपरेशन कितनी चल रही है। और अगर कम भी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी और स्टडी करेंगे तो आपको हो जाएगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो इस तरीके से चलती रहेंगी। आपकी जो साइंस की ऑलरेडी जो टॉप 100 एमसीक्यू की सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है, तो आप उसे आई होप आप में से बहुतों ने देखा हुआ होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली? इनमें से किसने यंग इटली नामक सीक्रेट सोसाइटी का फॉर्मेशन किया था? ये क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख रहे हो ऑटो वॉन बिस्मार्क, जिसपे मैजनी, जॉन गॉटफ्रेड हर्डर एंड ड्यूक मेटरनिख। तो आपको बताना है कि यंग इटली जो सोसाइटी है उसका फॉर्मेशन किसने किया था। तो आपको नाम याद रखना है, दैट इज जिउसेppe मैज़नी। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज इमर्ज्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया? इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल से किस सिटी को जाना जाता है? तो इसमें से आई होप कि आप में से मोस्टली स्टूडेंट का इसका आंसर पता होगा। बेंगलुरु पूरा का पूरा आयरन स्टील मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक का काम पूरा का पूरा जो है आपका बेंगलोर में होता है, तो इस वजह से बेंगलोर को हम इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट हैव गिव सीट्स टू द डिप्रेस्ड क्लासेस इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल? इनमें से कौन से एग्रीमेंट की वजह से जो भी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पर जितने भी डिप्रेस्ड क्लासेस हैं लाइक एससी हो गए, एसटी हो गए, तो उनको एक रिजर्व सीट दी गई है। तो ऐसा कौन से एग्रीमेंट में हुआ था? तो ये हुआ था पूना पैक्ट, जिसमें गांधी जी और अम्बेडकर इन दोनों के बीच में बातचीत हुई थी और ये बात कही गई थी कि जो भी डिप्रेस क्लास है एससी और एसटी, तो उनको क्या दिया जाए, रिजर्व सीट दिए जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज जनरेट्स द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट? इनमें से कौन सा ऐसा इंडस्ट्री है जो कि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है, मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग काम पर लगे हुए हैं? ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन है कॉटन इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और सिल्क इंडस्ट्री। करेक्ट आंसर है आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अभी तक टोटल कितने मेंबर हैं? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा आपका 164। WTO का मेन काम ये है कि जब एक इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी के साथ बिजनेस करती है तो वहाँ पर क्या होता है, इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है और ये मेनली चाहते भी हैं कि जो पूरी दुनिया है वो एज अ वर्ल्ड इकोनॉमी कनेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कम्स अंडर रेजिडुअरी सब्जेक्ट? इसमें से आपका कौन सा सब्जेक्ट है जिसे हम रेजिडुअरी सब्जेक्ट के अंदर कंसीडर करते हैं? तो एक तो आपका जो है हो गया ऑप्शन में एजुकेशन, ट्रेड, बैंकिंग और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो आपका इस के अंदर कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशन इज कॉल्ड एज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म? इनमें से कौन से रिवोल्यूशन को हम फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म के नाम से जानते हैं? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ऑप्शन है फ्रेंच रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन, ग्लोरियस। हालांकि ये सारे ही रिवोल्यूशन फेमस है और आपने पढ़े हुए हैं, बट इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंच रिवोल्यूशन, जहाँ से जो है फर्स्टली मतलब लोगों को पता चला था कि नेशनलिज्म क्या है और उसकी कॉन्सेप्ट को लेकर उन्होंने बहुत ज़्यादा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी हैव बीन डिटरमाइंड? ऐसा रिसोर्स जिसका सर्वे भी हो चुका है, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी जो है वो भी पता चल चुका है यूटिलाइजेशन के लिए, तो उसको हम किस टाइप का रिसोर्सेज बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि वैसे पोटेंशियल बोलते हैं, जबकि हमें उसकी ना तो क्वांटिटी पता ना क्वालिटी पता, बस हमें ये पता है कि यहाँ से रिसोर्सेज मिल सकता है, तो वो पोटेंशियल है। लेकिन यहाँ पर रिसोर्सेज का सर्वे हो चुका है, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी सब कुछ डिटरमाइन हो चुका है, तो इस टाइप के रिसोर्सेज को हम बोलेंगे डेवलप्ड रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल के अंदर कितने लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया गया है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हमारे
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पूरे 22 लैंग्वेज जो है वो वहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस इज़ द फाउंडर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक, इनमें से किस बैंक का से मतलब उनका कनेक्टेड है, बहुत ही फेमस नाम है मोहम्मद यूनुस का, क्योंकि ये फाउंडर हैं किसके, ग्रामीण बैंक के। ग्रामीण बैंक फिलहाल गाँव में बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, तो इसलिए इनका नाम आपको याद रखना है कि ग्रामीण बैंक के फाउंडर कौन जाने जाते हैं, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, हु सेड दिस पॉपुलर लाइन, ये पॉपुलर लाइन कौन बोलता है कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को ठंड मतलब कोल्ड हो जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो किसने बोला है, तो वो बोला है मेटरनिक ने। आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल इंडियन कांग्रेस सेशन द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज एक्सेप्टेड, इनमें से कौन सा नेशनल कांग्रेस सेशन में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एक्सेप्ट किया गया था। इन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है एक्सेप्ट और अडॉप्ट, दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। अगर क्वेश्चन आता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एक्सेप्ट किस वाले सेशन में किया गया, तो दैट इज कलकत्ता। और जब अगर क्वेश्चन आ जाए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को मतलब किस वाले सेशन में अडॉप्ट किया गया था, तो उसका आंसर हो जाएगा नागपुर। बट इस क्वेश्चन में क्योंकि एक्सेप्टेड को लेकर पूछा हुआ है तो आंसर होगा कलकत्ता, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, पार्टी इज कॉल्ड नेशनल पार्टी ओनली व्हेन इट पॉल्स this of total valid votes in at least this state and in addition it wins लोकसभा सीट। इन्होंने पूछा हुआ है आपसे कि एक पार्टी को नेशनल पार्टी हम तभी कहते हैं जब वो टोटल वैलिड वोट का कम से कम कितना परसेंट उसको मतलब कितना परसेंट उसको आना चाहिए, तो ये आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन में। उसके बाद है कि जो स्टेट कितने स्टेट के अंदर एटलीस्ट कितने स्टेट के अंदर और टोटल लोकसभा सीट उसे कितना जीतना होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सबसे पहली बात तो ऑप्शन बहुत ही नॉर्मल दिया हुआ है क्योंकि टोटल वैलिड वोट का हमें 6% चाहिए होता है, एटलीस्ट 4 स्टेट, ये तो सब में कॉमन है, और उसके बाद उसे 4 लोकसभा सीट्स भी जीतने होते हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर ईयर्स ऑफ यूज़। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं अगर हम बहुत सालों तक यूज़ करेंगे तो वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है, बिकॉज वी आर फिनिश्ड विद द स्टॉक्स ऑलरेडी, क्या हमने सारे स्टॉक को पहले ही ख़त्म कर दिया है, नॉट एग्जैक्टली, बिकॉज दे वर लिमिटेड एंड आर एग्जॉस्टेड नाउ, बहुत लिमिटेड थे और एग्जॉस्ट हो चुके, बिकॉज दे आर इन फ्यू इन नंबर, बिकॉज वी हैव ए फिक्स्ड स्टॉक ऑन अर्थ विच कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, मतलब हमारे पास फिक्स स्टॉक है जिसको कि हम जल्दी से दोबारा से उसको निर्माण नहीं कर सकते। इस चीज़ को लेकर तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। हालांकि सारे ही ऑप्शन क्लोज है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से आपको पढ़ के देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा और थोड़ा सा जो है आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट वॉज हेल्ड। फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट को कहाँ पर हुआ था, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, आंसर है आपका रियो डी जेनेरियो। कम से कम ना 1-2 साल छोड़कर हमेशा ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आप, और इस बार क्योंकि MCQ 1 मार्क्स इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे तो आप इन सभी क्वेश्चन को एकदम इंपॉर्टेंट मान के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड, इनमें से कौन से स्टेट के अंदर कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा हो। अब इस क्वेश्चन का आंसर फ़ायदा ये है कि आपको ये क्वेश्चन मैप में भी भरवा सकते हैं, तो मेनली आपको यही तो पता होना चाहिए कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है कहाँ। अगर एग्जैक्टली आपको पता हो कि कहाँ पर है तो आप इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये जो आपका कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो है तमिलनाडु में। हालाँकि 2-3 आपके और भी कुछ फेमस पावर प्लांट है, जैसे काकरा पर हो गया, जो आपका काकरा पर है एटॉमिक पावर प्लांट, वो गुजरात के अंदर है, इस चीज़ को याद रख सकते हो। इसके अलावा एक तारापुर करके है, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये महाराष्ट्र में है। एक नरोरा करके है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो उत्तर प्रदेश में है। तो ये 2-3 जो है कुछ फेमस है और इसको मैप में तो पूछते ही रहते हैं, और अभी जो है सिंगल जो आपका मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द प्रूडेंशियल रीज़न बिहाइंड पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग करने का मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न इसका ये है, इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप में कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो तो उसकी पॉसिबिलिटी को कम कौन करता है? पावर शेयरिंग, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप के बीच में पावर को शेयर कर दिया जाता है ताकि किसी को भी यूँ ना लगे कि हाँ हम कम है, या फिर कोई किसी को एज ए डोमिनेंस की तरह यूज़ ना करे। तो इस तरीके के लिए यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली। इटली के रीजन्स को यूनिफाई करने के लिए किसने मूवमेंट चलाया था? ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये 18 क्वेश्चन का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज़ काउंट कैमिलो द काबूर, जिनने कि इटली को यूनिफिकेशन में मूवमेंट चलाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एनुअल रेनफॉल रिक्वायर्ड फॉर वीट। गेहूं के लिए कितनी एनुअल रेनफॉल की ज़रूरत होती है, तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो हम बात करें गेहूं के लिए तो चाहिए होता है आपका 50 to 75 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। वहीं आपसे एक गेहूं और चावल दोनों को लेकर ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो राइस के लिए पूछें तो वो आपका मोर देन 100, मतलब 100 के आसपास जो भी आपका ऑप्शन रहेगा वही आपको लगा देना है। बाकी इसको एवरेज कितना चाहिए होता है 115 सेंटीमीटर राइस के लिए। वीट के लिए आपको याद रखना है 50 to 75 सेंटीमीटर। And next question, in our country Manrega 2005 aims to provide to all those who are able to and are willing to work on minimum, मतलब मनरेगा के अंदर महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी स्कीम, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंदर जो आपका क्या है कि जो भी इंसान काम करना चाहता है और काम करने के लायक है तो उसको पूरे साल में कितने दिनों के लिए एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिलेगा। वैसे तो ज़्यादा ही मिल सकता है लेकिन मिनिमम जो है उतने दिन मिलेगा ही मिलेगा, तो वह 100 डेज़। और अगर उसको इतना दिन भी नहीं मिल पाता तो उसको फिर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिलते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आपका थ्योरी में भी आपसे पूछवा सकते हैं तो वहाँ पे आपको राइट डाउन होगा। आई होप कि आपको जो है ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।